और आज मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूं, अभी भी समय अपने लोगों को फोन कर सकते हैं। फेसबुक वालों शेयर कर दीजिएगा अपने लोगों को टैग कर कर, जूम वालों फोन कर दीजिए, इनवाइट कर दीजिए अपने लोगों को। मैं आज आप लोगों को ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने मोदी केयर में कुछ समय पहले आने के बाद तूफान मचा दिया है, जिनकी एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों को कही भी थी कि जो भी आपके प्रॉपर्टी डीलर आपके टच में, उनको जरूर आज इस मीटिंग में बिठाना। दोस्तों, प्रॉपर्टी का काम था, कॉलोनाइजिंग का काम था, पॉलिटिक्स का काम था, और क्या क्या मैं बताऊं, वही बताएं तो ज्यादा बेटर है। बट मैं सिर्फ एक, मैं पहले नहीं जानता था, मैं सिर्फ ये जानता हूं दोस्तों कि 2016-17 में उन्होंने मोदी केयर में एंट्री ली, फटा पोस्टर निकला, हीरो की तरह सामने आए, फास्टेस्ट टीबीडी बने, फास्टेस्ट स्मैक मेंबर बने। दोस्तों, स्वागत करेंगे हम लोग। मैं चाहूंगा हमारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूं। दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, यह आने वाला 45 मिनट, मुझे नहीं पता ये सबकी जिंदगी चेंज करेगा, बट मैं दावे के साथ कहता हूं किसी एक की जिंदगी जरूर आज चेंज होने वाली है। सो हेल्प मी वेलकम टुडेज पावर टॉक स्पीकर, our proud TBD, proud SMAC member, 1 करोड़ आजादी क्लब मेंबर वीरेंद्र सिंह परमार ऑन द स्क्रीन। जोरदार तालियों से, जोरदार चैट बॉक्स से आपका स्वागत है जी। वीरेंद्र भाई, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, स्वागत है आपका। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मनीष जी, आप कैसे हैं? आप आए, बाहर आई। आज अचला मैम नहीं है साथ में। अचला मैम है सर, अचला मैम एक फॉर्म भर रही है बेटे का। ओके, उसके पेपर का एक फॉर्म भर रही है। चलिए सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज हम बहुत सारी चीजें सीखने को तैयार हैं। हमने हमारे पेन खोल रखे हैं, हम लोगों ने हमारी डायरी खोल रखी है। आज आपकी हर बात को हम लिखेंगे और हम वादा करेंगे कि उन बातों को हम फील्ड के अंदर लेकर जाएंगे। और जो समीर मोदी सर का सपना है, आजादी आजादी आजादी, उस आजादी हमारा हक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज उस आजादी को पाने के लिए आपकी बहुत सारी बातें सुनेंगे और उसको मानेंगे। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। मनीष जी, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया और एक दूसरे से सीखने का बिजनेस है। आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा जब आपसे बात होती है तो आप एक ही बात बोलते हैं कि ये बिजनेस एक दूसरे से सीखने का है, बस एक दूसरे से सीखते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, शायद आपको नहीं पता है। जब मैं मोदी केयर में आया था तो आपके चर्चे बहुत सुने थे और मुझे लगा कि चलो अगर ऐसा है कि मेहनत से इसमें मुकाम मिलता है और सक्सेस मिलती है तो हम भी कोशिश करेंगे। और आपके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं और आपसे बहुत कुछ सीखा है मनीष जी, अचला जी। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने ये अवसर दिया मुझे। हाँ फ्रेंड्स, वीरेंद्र सिंह परमार मेरा नाम है और हम और आप चंबल के किनारे रहते हैं। चंबल जहाँ से निकलती है वो आप हैं और चंबल एक बार के लिए जहाँ ठहरती है वो है धौलपुर, और मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। घर छोड़ा था इसलिए कि कुछ करना है लाइफ में। पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, पिताजी का अच्छा खासा नाम था, बहुत सालों तक वो गांव के मुखिया रहे और अच्छे अच्छे पदों पे भी रहे, राजनीति में भी रहे, और पैसे वैसे की कोई कमी थी नहीं। करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद नौकरी के लिए नहीं बना और छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बना, मुझे कुछ बड़ा करना है। और यही कारण था कि मैं घर से जयपुर आ गया। इसके बीच की भी बहुत लंबी कहानी है, समय बहुत कम है, कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। तो जयपुर आ गया, यहाँ जयपुर पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ा, हॉस्टल में यहाँ पे रहा, और पढ़ाई के साथ साथ मैंने साइड में छोटे मोटे काम करना स्टार्ट किया। जहाँ 600 रुपए की नौकरी या 800 रुपए की नौकरी, 1000 रुपए की नौकरी, और ये मैं जानता था या ऊपर वाला जानता था, इसके अलावा और कोई नहीं जानता था। किराए के मकान, किराए के कमरे में मैं यहाँ रहता था। फिर हॉस्टल में जब मैं रहता था तो हॉस्टल से एक कॉन्सेप्ट मेरे ध्यान में आया कि चलिए, हॉस्टल वाला कॉन्सेप्ट मेरे ध्यान में आया, तो मैंने हॉस्टल 2008 में खोला जयपुर के अंदर। और वो हॉस्टल का 2020 में सबसे बड़ा काम था।
मतलब 2008 में पहली ब्रांच मैंने खोली थी और ये 2019-20 तक इसको जयपुर का सबसे बड़ा काम बनाया। हजारों बच्चे मेरे पास में रहते थे और बहुत सारी बिल्डिंग मेरे पास में थी। सबसे बड़ा काम बनाया। उसके बाद में फिर रेस्टोरेंट भी मैंने खोले और 2011 में मैंने रियल एस्टेट कंपनी बनाई, जिसके मैं लैंड परचेज करके और उसमें कॉलोनी में काटता था, मतलब कॉलोनाइजर का भी मैंने काम किया। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे काम करे, राजस्थान की टॉप कंपनियों में उसका नाम आ गया था। मेरी मेरी फॉरवर्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी थी। और लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था वो था अफोर्डेबल हाउसिंग, मुख्यमंत्री जन आवास योजना को मैं तैयार कर रहा था, मैं बना रहा था। और ये 2 सितंबर की बात है 2016 की, और 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, आप सबको पता है। और जब ये नोटबंदी हुई तो सबसे ज्यादा जो टूटे वो प्रॉपर्टी वाले ही टूटे। जिनके अच्छे काम थे वो टूटे, छोटे मोटे काम थे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो बड़े काम कर रहे थे वो टूट गए। बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी का जो रोटेशन है, जो रोटेट पैसा होता है, ये ज्यादातर, कहना नहीं चाहिए ओपन स्पेस है, लेकिन ज्यादातर ये 2 नंबर का पैसा होता है। और नोटबंदी में यही सब रुक गया, तो सबके काम रुक गए। आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब ये रुका तो मैंने जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च कर रहा था वो उस प्रोजेक्ट को मैंने बाईपास किया, ये सोचकर कि अभी तो मैं करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में ही ये सेटलमेंट हो जाएगा। अगर मैं इसको सरेंडर नहीं करूंगा और इसको मैं किसी को नहीं दूंगा, बाईपास नहीं करूंगा, तो मैं ज्यादा कर्जे में डूब सकता हूँ। तो वो, ये कह लीजिए एक समझदारी थी, या ऐसे कह लीजिए कि मैं हिम्मत हार गया। तो मैंने वो प्रोजेक्ट पूरा बाईपास किया और मैंने जो है उस समय जो लगभग 1.25 करोड़ का जो था कर्जा, उसको लेके मैं बाहर निकल गया वहां से। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये मेरे ऊपर कर्जा था उस समय नोटबंदी के टाइम में। और इधर हॉस्टल चल रहा था, मेरे रेस्टोरेंट भी चल रहा था, तो उससे मेरे खर्चे वर्चे चल रहे थे। और लेकिन ऐसा नहीं कि खर्चे चल रहे थे, मेरे हॉस्टल और रेस्टोरेंट से भी मिला के लगभग 6-7 लाख रुपए महीने की मेरी आमदनी हुआ करती थी। तो जब मुझे लगा कि ये इतना बड़ा पैसा जो मार्केट का है, मैं कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि आमदनी थी तो उसके खर्चे भी थे। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये मैं बहुत डेप्थ में चला जाऊंगा। और जो एक दिन मैंने बैठ के अपनी प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन मैंने लगाई, तो वो सिर्फ कर्जा भी नहीं पट रहा था। जयपुर की प्रॉपर्टी की जब मैंने कैलकुलेशन लगाई तो वो कर्जा भी नहीं पट रहा था, उसके बाद भी 30-40 लाख और बच रहे थे। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे गाँव जाना पड़ेगा। लेकिन मरता क्या ना करता, हाथ पैर मारना शुरू किया, बोले नहीं गाँव तो नहीं जा सकता, यही कुछ रह के करूंगा। और मैं यहाँ की प्रॉपर्टी भी मैंने खून पसीने की मेहनत से खरीदी थी, तो वो भी बेचने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, अपन कुछ करते हैं। और 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये कि मैं सबको कहता कि मैं किसी का पैसा नहीं दूंगा और मैं दिवालिया घोषित कर देता अपने आप को, या फिर ऐसे कहता कि नहीं नहीं जी मेरे पास पैसा ही नहीं है, हाथ खड़े कर देता। तो मेरे अंदर बेईमानी थी नहीं, मुझे सबका पैसा देना था, चाहे बैंक का हो, चाहे वो रिलेशन वालों का हो, चाहे पड़ोसियों का हो, चाहे दोस्त यारों का हो। लेकिन एक चीज जरूर थी कि मुझे कुछ करना जरूर था, क्योंकि मेहनत करने के लिए मैं तैयार था। और बस 17 के स्टार्टिंग में ही मोदी कर मुझे मिला। ये 2016 की 8 नवंबर 2016 की बातें हैं। और 17 में स्टार्टिंग में ही मेरे पास मोदी कर आया। और मोदी कर आया, मैं आप सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं। जैसे मैं किसी को बताता हूँ मोदी कर, वो कहेगा मैं सोचूंगा, बताऊंगा, मैं मम्मी से बात करूंगा, मैं पापा से बात करूंगा, कोई कहेगा मैं हस्बैंड से बात करूंगी, कोई कहेगा मैं वाइफ से बात करूंगा। ऐसे करके हम डिस्कस करेंगे, हम सलाह करेंगे। अरे भाई, ऐसे बहुत से काम होते हैं जहां हम सलाह नहीं करते हैं, और डिसीजन बहुत मायने रखता है। मुझे लगा कि डूबती नैया को तिनका का बहुत सारा होता है, और मैं ऐसे ही बिजनेस की तलाश में था जहां इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि मैं तो पहले से ही फुका हुआ कारतूस था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। और जो मेरे पास 5-6-7 लाख रुपए आता था, उसकी मेरी इतनी ईएमआई थी। और मेरे पास सफारी गाड़ी हुआ करती थी, उसे 15-16 लाख रुपए की गाड़ी थी। प्रॉपर्टी मैंने इधर ले रखी थी, तो उनकी किस्तें निकलती थी। और खर्चे भी आप जानते हैं किस तरीके से होते हैं। फिर कुछ नहीं बचता था। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक डिसीजन, जो सही निर्णय मैंने लिया, और वो 1 मिनट के अंदर लिया। क्यों लिया कि जब मेरे सामने, जब मुझे मोदी कर बताया जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि जैसे ये अवसर मेरे लिए आया। मतलब मैं बहुत
मैं आस्तिक हूँ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं भगवान को बहुत बड़ा मानता हूँ, उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इस बात पे मुझे भरोसा है, विश्वास है। तो मुझे लगा कि मैंने कोई नेक काम करे होंगे, मैंने बहुत पुण्य के काम करे होंगे, शायद इसलिए ये मोदीकर मेरे पास आया। जबकि ज्यादातर लोग इसको ऐसे समझते हैं कि ये टाइम पास हो सकता है और ये अपने फायदे के लिए आया है। लेकिन उस समय मुझे ये लगा कि ये मेरे लिए संजीवनी बूटी बन सकता है, अगर मैंने इसमें जान झोंक दी तो, इसमें मैंने 100% दे दिया। तो ये दो चीज निकल के आ रही है कि यहाँ मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे या लाइफ में सक्सेस जो लोग होते हैं, वो कौन सी कैटेगरी के लोग होते हैं? जो सही समय पे सटीक निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। तो मैंने फटाक से निर्णय लिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास में उस समय सफारी गाड़ी, जैसा मैंने बताया, सफारी गाड़ी थी, और तीसरे दिन मैंने डेमो किट बना दिया। और मैदान में जैसा मुझे बताया गया कि डेमो देना पड़ेगा, मैंने 2 दिन 3 दिन डेमो सीखा मेरी अप्लाई से, और मैंने डेमो देना स्टार्ट कर दिया तीसरे दिन से, डेमो किट बना के। और डेमो किट मैंने एक थैली में बनाया था, स्टार्टिंग में थैली में बना के और पॉलीथीन में बनाया था, और स्टार्ट कर दिया मैंने। लेकिन दुख मुझे तब हुआ, तब मैं मैदान में उतरा और लोगों से मिला। तो किसके पास जाते हैं? नियर डियर के पास हम जाते हैं स्टार्टिंग में। मैं वहीं गया, और उन्होंने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत नेगेटिव किया, और मेरे से बोला, प्रॉपर्टी वाले के इतने बुरे दिन आ गए कि आज तेल, साबुन, सोडा, शैम्पू ये बेचने लग गए। इतने बुरे दिन? अरे हमें भी पता है बुरे दिन आए हैं नोटबंदी के बाद में, लेकिन इतने बुरे दिन? और जब वो बोल रहे थे तो मेरे कानों में एक ही जब वो लिपसिंग कर रहे थे तो मेरे दिमाग में नेगेटिव नहीं जा रहा था, मेरे दिमाग में पॉजिटिव जा रहा था। वो जो बोल रहे थे मैं वो नहीं सुन रहा था, मैं लिपसिंग को देख रहा था कि ये लोग मेरे से बोल रहे हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, तुम कर सकते हो, तुम करो, यू कैन डू इट, और तुम यहाँ से बहुत बड़ा काम करोगे। मतलब जो बोल रहे थे वो तो मैं सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ और सुनाई दे रहा था। अगर वो जो बोल रहे थे वो सुनाई देता मुझे, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। और लोग यहाँ भी ये गलती करते हैं, जो लोग बोलते हैं उसको सुनते हैं, अपने अंदर की अंतरात्मा की बात को नहीं सुनते हैं। वो जो सामने वाले बोलते हैं उसको सुनते हैं। अरे मैं सुनाने गया था, मैं सुन कैसे सकता हूँ? और जो सुना रहे थे वो, तो वो नेगेटिव बोल रहे थे, तो नेगेटिव सुनने की तो आदत नहीं होनी चाहिए ना हमको। और उसी में से मैंने एक चीज निकाली, ओ माय गॉड, ये तो बेचारे लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इनको तो मोदी कर के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये तो इनको तो बहुत जरूरी है बताना। और मैं उनके कहने से, उनके करने से नेगेटिव नहीं हुआ, मैं और पॉजिटिव हुआ। लोग यहां भी गलती करते हैं कि दूसरों की बातों में आके नेगेटिव हो जाते हैं, और जब वो लोग ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान में फंस जाते हैं, इनको लगता है कि यार मैं तो फंस गया। नहीं, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट भी नहीं लिया, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हुआ, वहां से पॉजिटिव होके आया कि इनको नॉलेज ही नहीं है, इनको पता नहीं है। और इसका मतलब इतने कितने सारे लोग होंगे जिनको आसमान पूरा खुला हुआ है, धरती पूरी खुली हुई है, कितने लोग होंगे जिनको नहीं पता मोदी कर के बारे में, और हम इनको बता सकते हैं, हम इनको बता सकते हैं। और ऐसे चलता गया, ऐसे चलता गया, लोगों से मिलता गया, चलता गया, लोगों से मिलता गया। 28 दिन में मैं डायरेक्टर बना। 28 दिन में डायरेक्टर बना। जब काम करना स्टार्ट किया, तीसरे महीने में डायरेक्टर बना। पहले महीने का चेक 165 रुपए का आया, दूसरे महीने का चेक 720 रुपए का आया। और मैं अपने हिसाब से चल रहा था, मैंने अपलाइन का सहारा नहीं ले रहा था। लेकिन अपलाइन ने जब बोला, मैंने सर 2 महीने हो गए, ये तो काम चल ही नहीं रहा, तो अपलाइन ने बोला, नहीं नहीं आप अपने हिसाब से चल रहे थे क्योंकि आप बड़े आदमी हो, ये वो। मेरे गले में मोटी सारी चेन रहती थी, मेरे हाथ में ब्रेसलेट रहता था, मोटा सा चोटी में बनाता था। और प्रॉपर्टी वाले कैसे लगते हैं आपको अच्छी तरह पता होगा, तो लुक भी ऐसा ही था प्रॉपर्टी वाला। तो जब अपलाइन ने बोला कि थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट चेंज योर सेल्फ, एक मैसेज ये भी है कि फर्स्ट चेंज योर सेल्फ। इस बिजनेस में अगर बड़ा करने आए हो, तो आप क्या थे, आप क्या हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कौन से परिवार से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, भूलना पड़ेगा। आपको याद रखना है कि ये सिस्टम क्या है, और सिस्टम को फॉलो करना है। मेरी अपलाइन ने मेरे से बोला कि 2 महीने आपने कर लिया, अब हमारे हिसाब से कर लो। 1 तारीख से, तीसरे महीने 1 तारीख से काम करना स्टार्ट किया अपलाइन के हिसाब से। तो अपलाइन के हिसाब से जब काम किया तो 28 दिन में डायरेक्टर बना। और चेक आया 7,200 रुपए का, 72 रुपए का चेक आया उस समय। और फिर चलता गया, फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा, अपलाइन का सहारा लिया, सिस्टम को फॉलो किया, और 7वें महीने का चेक बना 1,35,000। और जब 7वें महीने का चेक जब 1,35,000 बना, तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ हुआ, और मुझे लगा यार यहाँ से तो पैसा आ सकता है। और मुझे दिखने लगा वो 1.5 करोड़ रुपए मेरा जो मेरे सिर पे कर्जा था।
मैंने कि वो कर्जा मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कुछ हो सकता है। और फिर काम करना स्टार्ट किया, जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट किया, फिर लेबल भी जल्दी जल्दी लेता गया। और 19 महीने में मेरे पास में 40 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर ये एसईडी मतलब कार फंड से मेरे पास आई, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये उस समय बहुत बड़ी गाड़ी थी, मेरे लिए भी बहुत बड़ी गाड़ी थी और लोगों के लिए बहुत बड़ी गाड़ी थी, और फॉर्च्यूनर लोगों का सपना हुआ करता है। तो जब ये गाड़ी आई जो मैं प्रॉपर्टी से नहीं ले पाया, वो मेरे पास सफारी थी, लेकिन और वो गाड़ी 15-16 लाख की थी, एकदम से ये जंप हुआ और 40 लाख रुपए की गाड़ी आई। एक मैसेज और देना चाहूंगा यहाँ, जितने भी मेरे को एसईडीज एंड अबव लीडर्स हैं वो सुन रहे हैं, अगर मेरे को, आप अगर एसईडी एंड अबव हैं और आप जितनी जल्दी गाड़ी अपनी टीम में लाएंगे, उतनी जल्दी आपकी टीम में ये बूस्टअप का काम करेगा और एक एनर्जी सर्कुलेट होगी। यही हुआ। 19 महीने में गाड़ी आई मेरी, और 20वें महीने का मेरा चेक था 5 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, एक और लेसन। जो लोग कहते हैं कि मोदी केयर में पैसा लेट आता है, जो लोग कहते हैं कि मोदी केयर में पैसा बहुत रेंगता रेंगता आता है, और ये उन लोगों के लिए मैसेज था कि 20वें महीने का चेक था 5 लाख रुपए। और दोस्तों, अभी सितंबर में लगभग नहीं, हाँ 5 साल मुझे हो गए लगभग मोदी केयर में। 20वें महीने से लेके आज तक मेरा चेक कभी 5 लाख रुपए से नीचे नहीं गया। कोविड जैसी बीमारी में जब पूरा देश थम गया था, सब कुछ रुक गया था, लॉकडाउन था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब भी मेरा चेक 6.5 लाख रुपए से नीचे नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, 6.5 लाख रुपए से नीचे नहीं आया चेक। मतलब क्या सिस्टम है ये, क्या है? लोग इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? आप इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? नहीं। और ये सब एक एग्रेसिवनेस से हुआ, मतलब फर्स्ट डे से एग्रेसिव हूं, फर्स्ट डे से कि नहीं नहीं, जब करना ही है तो फटाफट निपटाओ ना, इस फटाफट काम करो ना। जो क्यों फिर करें इसको, 5, 10, 20 साल क्यों लगाएं, फटाफट करो। तो 20वें महीने चेक 20वें महीने का चेक 5 लाख रुपए, काम करना और स्टार्ट किया, क्योंकि गाड़ी जब आई और चेक 5 लाख रुपए हुआ, तो फिर टीम में और बूस्टअप आया, और 2.5 साल के अंदर जीबीडी बना। और उससे पहले एक कारनामा और हुआ, जैसा अभी मनीष सर बता रहे थे, आरबीडी था, और आरबीडी में मेरा चेक लगभग 6-6.5 लाख रुपए था। तो वहां एक दिन फोन आता है दिल्ली से कि फर्स्ट स्मैक मीटिंग थी, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल की एक कमेटी गठित हुई, वो फर्स्ट मीटिंग थी, और मेरे पास में कॉल आया कि आपको उसके लिए सिलेक्ट किया है। फिर अमित सर का भी फोन आया, फिर उस समय हमारे नॉर्थ हेड अनिल सेठ सर से उनका फोन आया, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, क्योंकि स्मैक की जो पॉलिसी थी, जो शर्तें थी, टर्म और कंडीशन थी, वो थी जीबीडी और 5 लाख रुपए का चेक, और वो भी कंटिन्यू 9 महीने मेंटेन करना है, उनके लिए था कुछ ऐसा था। लेकिन आरबीडी पे मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ, आरबीडी में। और ये सब मोदी केयर की सिस्टम की वजह से, मेरी अपलाइन की वजह से, मनीष जी जैसे मेरे को साथी मिले, दोस्त मिले, इनकी गाइडलाइन और इनकी एजुकेशन, इनकी शिक्षा, ये सब इसलिए हो पाया। और फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा। दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, क्रूज, 2-3 ट्रिप शायद यहाँ की कर ली, गोवा की कर ली, ऐसी ये 4-5-6 ट्रिप कर ली। उससे पहले कभी देखा भी नहीं था, कभी कभी मतलब का क्या बोला, मैं गोवा पहली बार गया था मोदी के आने के बाद। प्रॉपर्टी में खूब पैसा कमाते थे, लेकिन टाइम नहीं था, जाते नहीं थे, या सोच नहीं थी, सोच इतनी डेवलप नहीं थी शायद, इसलिए हम कहीं नहीं गए। दुबई पहली बार मैं गया, मैं बैंकॉक पहली बार गया, मैं क्रूज पे पहली बार गया। ये सारी चीजें होती गई, और ये ऐसा नहीं है कि ये बाई चांस हुई, ये बाई चॉइस हुई, क्योंकि मोदी केयर को चॉइस मेरी थी कि मैं कुछ ऐसा करूं। और ये सक्सेस की जो सीढ़ियां, ये भी बाई चॉइस, चांस नहीं है। बाई चांस नहीं है कि ऐसे ही हो गया, हम बैठे थे ऐसे ही हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत करी, नेगेटिव कभी सोचा नहीं। आप मैनेजमेंट में किसी को भी फोन करके पूछ सकते हैं कि वीरेंद्र परमार ने कभी प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, या कभी प्लान में अपडेट होते हैं, प्लान अपडेट होता है, या प्लान में कुछ छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, कभी वीरेंद्र परमार ने कभी कंप्लेंट करी क्या?
हम में से बहुत से लोग हैं जो रोने लग जाते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकिंग भी खराब आ गई उस पर रोने लग गए, चेंज थोड़ी प्राइस थोड़ी चेंज हुई उस पर रोने लग गए, थोड़े से बदलाव हुए प्लान में उस पर रोने लग गए, कोरियर लेट हो गया उस पर रोने लग गए, चेक नहीं चेक देर से आया उस पर रोने लग गए, चेक में कुछ कमी बेसी हुई उस पर रोने लग गए। ओ माय गॉड, क्या है? क्या हमारा साड़ी का शोरूम होता और उसमें ऊंच नीच होती 19-20 होता, क्या हम ऐसे ही रोते? मैं किसान हूं, अगर मैंने मेरी फसल बिल्कुल पकने पे खड़ी है, कटने पे खड़ी है और ओले पड़ गए, क्या मैं ऐसे ही रहूंगा? मेरा मेरा अच्छा खासा पेट्रोल पंप चलता है और उसमें कोई ऊंच नीचे होगी, क्या मैं ऐसे ही रहूंगा? नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी गलती की वजह से हुआ। साड़ी का शोरूम हो सकता है मेरी गलती की वजह से नहीं चला, मोबाइल की दुकान हो सकता है मेरी गलती की वजह से नहीं चली, प्रॉपर्टी का काम, ठीक है, नोटबंदी में भी लोगों ने प्रॉपर्टी का काम बंद थोड़ी हुआ, लोगों ने किया, लेकिन हमसे नहीं हुआ, तो वो गलती मेरी नहीं थी, मतलब मेरी गलती थी कि मैं प्रॉपर्टी उसमें नोटबंदी में मैं ये काम कर नहीं पाया। बाकी नोटबंदी में बहुत से प्रॉपर्टी वालों ने काम किए हैं, ऐसा नहीं है। और मैं सरकार को भी दोष नहीं दे सकता, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया उस समय, मोदी जी ने फैसला लिया, वो भी बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए नोटबंदी भी जरूरी थी, देश के विकास के लिए भी नोटबंदी जरूरी थी, देश के डेवलपमेंट के लिए भी नोटबंदी जरूरी थी। तो मैं सरकार को दोष थोड़ी देता, मैं सिस्टम को दोष थोड़ी देता। नोटबंदी में भी लोगों ने बहुत पैसा कमाया प्रॉपर्टी से, मैं नहीं कमा पाया। तो मैं जब जब फेल हुआ तो मैंने अपने आप के अंदर झांक के देखा। लोग यहां भी गलती करते हैं, अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं, वो दूसरों में झांक के देखते हैं, दूसरों में झांक के देखते हैं। और ये भी एक पीछे रहने का, फेल होने का कारण होता है। आज मनीष जी को कौन नहीं जानता? अचला मैम, मनीष सर को कौन नहीं जानता है? पूरा हिंदुस्तान जानता है। क्यों? क्योंकि आपने साबित किया। आपने, मुझे नहीं लगता कि मनीष सर ने कभी कंप्लेंट करी होगी, मुझे नहीं लगता कि मनीष सर को कभी कोई दिक्कत आई होगी, नहीं आई। मैं ये कहता हूं कि आज आज इनके बराबर कोई काम नहीं करता। मैं तो जब इनसे बात करता हूं तो आज यहाँ है, आज कल वहां है, यहाँ है वहां है, मतलब पता नहीं, रुकते ही नहीं, इनका पैर ही नहीं रुकता। तो ये चीज सीखने के लिए कि इतने बड़े मुकाम पे आने के, स्मैक मेंबर, टीबीडी, राजस्थान के पहले टीबीडी है, इतना बड़ा सारा चेक, इतनी सारी गाड़ियां, मतलब इतनी बड़ी सक्सेस, और फिर भी इंसान भाग रहा है। सीखने हम किसी से भी सीख सकते हैं, और सीखने के लिए भूखा रहना पड़ेगा, भूखा, मतलब नीडी नहीं, नीडी बोलने में मजा नहीं आता, भूखा, मतलब सीखने के लिए अगर आपके अंदर भूख है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी कामयाबी को रोक ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी सक्सेस को रोक ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको टीबीडी बनने से रोक ले। यही चीज बस अपने अंदर पैदा करनी है, माय डियर फ्रेंड्स। चलता गए, आज बस छोटी मोटी अचीवमेंट है, और लगभग अब साल का 1 करोड़ रुपए आ रहा है, मध्यम क्लास फैमिली से है। तो आप जानते हैं कि मध्यम क्लास फैमिली से इतना पैसा खर्च तो होता नहीं है, बहुत बहुत सीमित खर्चे होते हैं, आपको पता है अच्छी तरह, बहुत सीमित खर्चे होते हैं। पैसा खर्च नहीं, पिछले महीने का पैसा खर्च नहीं हुआ, इस महीने फिर आ गया, और इस महीने का खर्च नहीं होगा जब तक फिर आ जाएगा। कहाँ खर्च करें भाई, क्योंकि पैसा खर्च करना मध्यम क्लास को आता ही नहीं है। अब सोने की रोटी तो खाने से रहे, चांदी की चप्पल तो पहनने से रहे, होगा नहीं। रोटी तो गेहूं की खानी पड़ेगी, चप्पल तो वही पहननी पड़ेगी आपको जैसी पहनते आए हो। हाँ, लाइफ स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, तो कितना? अरे नहीं, हमारी आदत अब गई नहीं है कि सब्जी हम खरीदते हैं तो 2 हरी मिर्ची लेने की आदत नहीं गई, वो धनिया की 3 डाल डाल दे भाई, डाल दे तू, मतलब वो आदत नहीं गई है। तो इस आदत को बदलने में बहुत टाइम लगेगा, तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे हम? लेकिन खर्च करना सीखना पड़ेगा। जब पैसा खर्च होता है ना, तभी पैसा आता है, मतलब मनी अट्रैक्ट मनी, पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। अगर आपकी अगर खर्च करने की आदत नहीं है, तो पैसा पैसा आएगा ही नहीं। मनी अट्रैक्ट मनी, पैसा पैसे को आकर्षित करता है, धन धन को आकर्षित करता है। तो पैसा पैसा जब आप पैसा जब पैसे को खींचेगा, आपके पास पैसा चला आएगा। आप देखिए ना, आज आज देखिए, रुकिए बेटा, मीटिंग चल रही है, नहीं रुको प्लीज, अब बैठो। और ये चीज मेरे दिमाग में अच्छी तरह बैठ गई थी। मनीष सर, हमारे पास टाइम, मैं सॉरी, मैं देख नहीं पा रहा। कंटिन्यू सर, मनीष सर, प्लीज कंटिन्यू सर। कितना टाइम है सर? 20 मिनट है आपके पास।
अच्छा 20 मिनट है, वो बोलना चालू होता है सर, टाइम का पता नहीं लगता एक्चुअली। तो अ, सर समय का पता भी नहीं चल रहा, आपकी कहानी सुन रहे हैं, और मैं मतलब श्योरली ये कह सकता हूँ कई सारे लोग अपने आप को देख रहे होंगे। राइट सर। तो ये सारी चीजें जब होने लगी, मजा आने लगा। लोगों को पता, लोग कैसे फील करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था। राइट नाउ मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, आज की पोजीशन में मार्केट का 1 रुपया नहीं, बैंक का 1 रुपया ड्यू नहीं, रिश्तेदारों का 1 रुपया ड्यू नहीं, पड़ोसियों का 1 रुपया ड्यू नहीं। हाँ ड्यू है, मैं लोगों से मांगता हूं। चेंजेस देखिए कि मात्र मतलब 5 साल में देखिए आप कैसे, आप दुनिया का कोई सा भी धंधा कर सकते। कौन सा धंधा ऐसा है जो आपको इतनी जल्दी इतना ज्यादा पैसा दे सकता है? कौन सा धंधा ऐसा है? कोई नहीं है। और किसी की गलतफहमी है तो गूगल कर लेना, यूट्यूब देख लेना मेरी कंपनी का डाल के कि कंपनी का कितना टर्नओवर था, फॉरवर्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। और हॉस्टल का सबसे बड़ा काम था कि नहीं था, लाल कोठी पे आके, गोपालपुरा पे आके, त्रिवेणी नगर में आके, आप आज भी किसी को पूछेंगे कि यहाँ एनएसपी हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल हुआ करते थे क्या, या एमडी जो मेरी मम्मी के नाम पे थे गर्ल्स हॉस्टल हुआ करते थे, 18 से 20 हॉस्टल से, और 4 से 5 हजार बच्चे थे। इतना बड़ा हॉस्टल का काम था, 6 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम थी। पेट पूजा के नाम से रेस्टोरेंट था कि नहीं था, आप पूछ सकते हैं, कोई दोहराई नहीं है इसमें। लेकिन और एक बात और मैं बता देता हूं आपको, जब हम 15, 20, 25 हजार की नौकरी करते हैं ना, और जब हम लोगों को मोदी केयर का प्लान बताते हैं, उनको उनको लगता है कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, और वो 15 हजार की नौकरी के लिए 15 बार सोचते हैं कि छोड़े कि नहीं छोड़े। 25 हजार की नौकरी के लिए वो 10 बार सोचते हैं, 20 बार सोचते हैं, और कहते हैं नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि मैं फुल टाइम तो इसलिए नहीं दूंगा कि मेरा खर्चा कैसे चलेगा। मनीष जी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 2 मिनट का समय नहीं लगाया इतने बड़े काम को साइड में करने के लिए, 2 मिनट का समय नहीं लगाया। और आज एक हॉस्टल नहीं है जयपुर में, और कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं है। अभी पिछले 1 तारीख को, इसी 1 तारीख को, 1 जुलाई को मैंने अपनी प्रॉपर्टी का भी ऑफिस बंद किया है। क्यों? क्योंकि पिछले 2011 से लगातार उस ऑफिस का मेरा किराया चल रहा था, लगातार। आज तक मैंने बंद नहीं किया है। नोटबंदी में भी मैंने चालू रखा था, स्टार्ट रखा था। 18,000 रुपए किराया हर महीने का उस ऑफिस का जा रहा था। वहां जब मोदी केयर में आया तो मोदी केयर वहां से करने लग गया, साइड में प्रॉपर्टी का था, और प्रॉपर्टी का नया काम कोई नहीं किया। जो जिसको पट्टे देने थे, जिसकी रजिस्ट्री करवानी थी, जिसका कोई ड्यू था, बस वही चल रहा था। इसके अलावा नया काम कुछ नहीं है। लेकिन आज प्रॉपर्टी का काम, आज हॉस्टल का काम, और रेस्टोरेंट का काम बिल्कुल क्लोज है। और इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, जिगरा चाहिए। और ये जिगरा और सीना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कहां से आएगा? तब जो चीज आप कर रहे हो उसमें 100%, 100% आप समर्पित होंगे, तब ये विश्वास पैदा होगा, आत्मविश्वास वहां से जगेगा, भरोसा वहीं से उठेगा। मैं अगर टाइम पास के लिए मोदी केयर में आया होता, टाइम पास के लिए कर रहा होता, तो विश्वास पैदा नहीं होता। तो विश्वास पैदा नहीं होता तो मैं काम क्यों छोड़ता? लोग 25 हजार की नौकरी नहीं छोड़ पाते, मैं वो 6-7 लाख रुपए की इनकम को कैसे साइड में करता? मेरे घर वालों ने बोला, मेरे मेरे दोस्तों ने बोला, इतना बड़ा डिसीजन मत लो, इसको बंद मत करो, साइड में चलने दो। नहीं, अगर मैं इसको साइड में चलने दूंगा तो लोगों से मैं ऐसे कैसे कह पाऊंगा कि फुल टाइम करो, आ जाओ, सारी दुनिया के सारे काम एक तरफ और मोदी कर एक तरफ। इस सेंटेंस को तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। और कितना बड़ा रिस्क था, सिर पे कर्जा, और वो जो 5-7 लाख रुपए महीने की इनकम वो भी एकदम से बंद। मैं किस्तें कहां से भरूंगा, ईएमआई कहां से भरूंगा? लेकिन विश्वास था अंदर कि कर जाऊंगा, और इस विश्वास की वजह से ही यहां तक पहुंच पाया, यहां तक पहुंच पाया। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है या हॉस्टल का व्यापारी, या कोटा में तो वैसे भी एजुकेशन हब है, हॉस्टल बहुत से लोग चलाते हैं, 1-1, 2-2 हॉस्टल चलाते होंगे, 1000-1000 बच्चे लेके बैठे होंगे, 4 से 5 हजार बच्चे थे, और इतने बड़े बिजनेस को साइड में किया सिर्फ भरोसे की वजह से। भरोसा, मनीष सर तो जानती है, आज पहली बार आप लोगों की, आपकी टीम से मैं रूबरू हो रहा हूँ, आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। शायद आपको पता है कि नहीं पता है, जब मैं डायरेक्टर बना था ना,
जब मैं डायरेक्टर बना था और लोगों के पास में जब मैं जाता था तो लोग मेरे से ऐसे कहते थे, क्या गारंटी है कि आप मोदी केयर में बने रहोगे? क्या गारंटी है कि आप मोदी केयर में बने रहोगे? क्या गारंटी है कि आप हमारा साथ दोगे? और लाइफ में, जिंदगी में पहला टैटू मैंने बनवाया, और वो जब टैटू बना था बहुत ब्लड निकला था, बहुत खून निकला था। कि टैटू टैटू जो 3 लेयर हमारे स्किन में होती हैं, ऊपर की 2 लेयर को उठा के, एक लेयर को पूरी को उठा के दूसरी लेयर में वो कलर भरा जाता है। और शायद आप ये देख पाएंगे, मैं आपको बताता हूं, आप ये देख पाएंगे कि ये मोदी केयर का परमानेंट टैटू है। ये मोदी केयर का परमानेंट टैटू है जो मैंने अपने हाथ पे बनाया, लिखवाया कि मोदी केयर। और उन लोगों को मैंने जवाब दिया जो लोग ये कहते थे कि आप तो छोड़ के चले जाओगे, आप हमारा साथ कैसे दोगे? तो उन लोगों के लिए जवाब दिया। आपको मैं बताऊं, इस टैटू को आप अब हटवा नहीं सकते। अगर हटवा दिया आपने तो लाइफ में ब्लड डोनेट नहीं कर पाओगे। ये रिस्क है इसका, लेकिन विश्वास था, सिस्टम पे विश्वास था, मोदी केयर पे भरोसा था, समीर मोदी सर पे पूरा भरोसा था। बस एक विश्वास, एक भरोसा, विश्वास और भरोसे ने अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा करी, एक अजीब सी एनर्जी पैदा करी, और उस एनर्जी ने सब कुछ कर दिया। जब आतंकवादी वो गलत एनर्जी दे दे के, गलत बूस्ट दे दे के, उनको बूस्ट कर करके वो आत्मघाती जो जो बम होता है वो खुद को ही फुड़वा सकता है, खुद को ही उड़ा सकता है, बूस्ट दे दे के। तो इतने कमजोर तो हम भी नहीं है, इतने कमजोर तो आप भी नहीं है कि किसी व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी देके, पॉजिटिव पॉजिटिव बूस्टअप देके, सही मार्ग पे लाके, सही दिशा देकर, क्या हम उसको डायरेक्टर नहीं बना सकते? क्या उसके घर में हम कार नहीं दे सकते? क्या हम उसको विदेश नहीं घुमा सकते? क्या उसके सपनों को पूरा नहीं कर सकते? क्या उसके बैंक बैलेंस को हम नहीं बढ़ा सकते? क्या उसको थाईलैंड नहीं घुमा सकते? क्यों नहीं कर सकते? जब वो गलत एनर्जी देके, आतंकवादी गलत एनर्जी देके लोगों का घात करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, बेगुनाह लोगों को मार सकते हैं, खुद को उड़ा सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि यही एनर्जी है जो उल्टे सीधे काम करवाती है भाई। अगर गलत तरीके से एनर्जी भर दी जाए तो ये गलत काम करवाएगी, और अच्छी तरीके से एनर्जी भर दी जाए तो ये अच्छे काम करवाएगी। और ये एनर्जी अपने अंदर पहले भरना स्टार्ट किया, और फिर टीम के अंदर भरना स्टार्ट किया, क्योंकि बिना टीम के आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो जब मेरा लेवल जल्दी जल्दी आ रहा था, मेरे चेक जब जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, वो इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि नीचे से बूस्टअप आ रहा था, नीचे से चेक्स, जो लोगों के चेक्स थे वो जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। एनर्जी हमारे इस बिजनेस का जो जोश कहते हैं ना, और जोश की मशीन आपके पास बैठी है मनीष सर, ये इनसे बड़ी जोश की मशीन कौन सी होगी? मुझे लगता नहीं है। ये सबसे बड़ी मशीन है हमारी मोदी केयर परिवार की, जोश का बिजनेस है। और डायरेक्टर जब बना था तो एक टैग लाइन बनाई थी टीम में, जो आज तक चली आ रही है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसके जितने ज्यादा लोग उसका उतना बड़ा बिजनेस, जिसके जितने ज्यादा लोग उसका उतना बड़ा बिजनेस। 2,500-3,000 हजार लोगों के सेमिनार तो हम कभी भी कर देते हैं, कभी भी कर देते हैं, जैसे मनीष सर करते हैं बड़े बड़े सेमिनार। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली इवेंट करने की, सेमिनार करने की, और बड़े बड़े इवेंट करने लग गए, ओ माय गॉड, उस दिन क्या विस्फोट होगा, कैसे लोग निकलेंगे, कैसे डायरेक्टर बनेंगे, कैसे लोगों को अचीवमेंट मिलेंगी। और मेरी अचीवमेंट में, मेरी इस छोटी सी अचीवमेंट में ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि गैदरिंग पे काम किया, क्योंकि एक चीज साइंस की बिल्कुल क्लियर थी, और वो ये थी कि 32-33 किलो दूध अगर आप जमाते हैं, उसमें से 1 किलो घी निकलेगा, निकलेगा। तो 1 किलो घी लेने के लिए, इसको सीधा सोचिए, लोग उल्टा करते हैं इसको, अच्छा 32 किलो 33 किलो घी वो दूध जमाना पड़ेगा तब निकलेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, सीधा सोचिए, 1 किलो घी चाहिए तो 32 से 33 किलो घी जो है दूध जमाना पड़ेगा। और आप अगर 15 किलो दूध जमाएंगे तो आधा किलो ही निकलेगा भाई।
तो पूरा घी चाहिए और 1 किलो चाहिए तो आपको इतना तो जमाना बनता है, और अगर 2 किलो की आवश्यकता है तो जस्ट इसको डबल करना पड़ेगा। मतलब प्री डिसाइड नहीं कर सकते कि ये तो मोदी केयर में आएगा, ये मोदी केयर में नहीं आएगा, ये ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइन नहीं करेगा। और मैं ऐसे लोगों को, बहुत से लोगों को जानता हूं जो मुझे लगता था कि ये बंदा मेरे साथ आ गया मोदी केयर में, ये फाड़ू काम करेगा, ये बहुत उम्दा काम करेगा, उसने कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है कि सिमटा सा, सीधा सा, ये बहुत सरल सा व्यक्ति है, ये तो इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये इसको नहीं बताऊं मैं, ये तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन चलो मैंने सोचा गलती से बता देता हूं, उसको मैंने बताया। ओ माय गॉड, उसने क्या काम किया, उसने हिला के रख दिया। प्रीजज नहीं करने का, जो भी है ले आओ, पतासी वाला, सब्जी वाला, पंचर वाला, बस कंडक्टर, पायलट, या फिर कोई अगर पॉलिटिशियन है उसको भी ले आओ। मैंने ज्वाइन कराया है, मैंने ज्वाइन करा रखा है राजस्थान जो सरकार का मंत्रिमंडल है, उसमें 3 जगह मेरा सामान जाता है भाई, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा। मैं किसी को बताने से तो चूक चाहिए नहीं, प्री जज करना ही नहीं है ना। मोदी के प्रोडक्ट ऐसे किसी को भी बेच दो, किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो, संकोच ही नहीं करना है। मैं जहां से कटिंग कराता हूँ वो नाई भी मेरा सामान यूज करता है, जहां से सब्जी लेता हूँ वो सब्जी वाला भी मेरा प्रोडक्ट यूज करता है, वो भी मोदी करना है। प्री जज नहीं करने का, जो भी आए बता दो, जो भी आए बता दो, जो भी आए बता दो। और ये चीज मैंने मनीष सर से सीखी, जो भी आए बता दो। फ्रेंड्स, बस चलते गए होता गया, चलते गए होता गया, चलते गए होता गया। और जो भी छोटी मोटी जो भी सक्सेस है आज, अचीवमेंट जो भी है, आपके सामने मैंने रखी। दोस्तों, अभी जो थाईलैंड निकला हुआ है, ओ माय गॉड, क्या कर देगा ये ये टूर नहीं है, ये टूल है एक्चुअली बिजनेस के लिए, ये टूल है। और जो लोग इसको टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं वो लोग जीत हासिल करते हैं, और जो लोग टूर की तरह इस्तेमाल करते हैं वो टूर की तरह करेंगे तो कुछ नहीं होगा। टूर की तरह होगा ही नहीं, टूर नहीं है, ये टूल है। और मैं जब भी कंपनी के कोई ऑफर निकलते हैं, मैं इनको युद्ध स्तर पर प्रमोट करता हूँ, युद्ध स्तर पर, मतलब बहुत बहुत आगे तक, क्योंकि मुझे पता है यहीं से लीडरशिप निकलेगी, यहीं से नए नए लोग आएंगे। और जब ये घूमने जाएंगे तो ये भी मुझे पता है कि सारे लोग, सारे बीज अंकुरित नहीं होंगे, लेकिन जितने होंगे वो तो पेड़ बनेंगे, जितने होंगे वो तो पेड़ बनेंगे। तो मुझे तो वो जो जितने अंकुरित होंगे उन पे फोकस करना है, जो मरेंगे, जो अंकुरित नहीं होंगे उनको छोड़ो। लेकिन कर्म ये भी करना है कि सबको ले चलो, वही चीज, क्योंकि दूध की हर एक बूंद तो घी नहीं बनती है, दूध की हर एक बूंद तो दही नहीं बनती है, वहां भी छटनी होती है, वहां भी छटनी होती है। वो तो 32-33 किलो जमाएंगे तब ये 1 किलो निकलेगा। मतलब थाईलैंड 100 लोगों को ले जाएंगे, 200 लोगों को ले जाएंगे तो कम से कम 50% पे तो असर होगा। मैं तो कह रहा हूं 10% पे भी असर हो गया, हमारा काम हो गया। प्लीज प्रमोट थाईलैंड। और ये लास्ट महीना है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आने वाले महीने से टारगेट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर ये असंभव सा लगने लगेगा, लोग हिम्मत हार जाएंगे। इसलिए इस महीने पूरी जान झोंक दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, पूरी ताकत लगा दीजिए, और जितने ज्यादा लोगों को थाईलैंड ले जा सकते हैं ले जाइए। वहां से एक नई एनर्जी का विकास होगा, एक नई ताकत लोगों के अंदर आएगी, और जब वो लौटेंगे, वो जब विदेश की धरती पे से वापस आएंगे, वो एक बम बन के लौटेंगे, और जहां गिरेंगे, जहां जाएंगे, जिससे बात करेंगे, वो टीबीडी ही पैदा करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए मिलकर काम करते हैं, नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं, एक नया इतिहास रचते हैं। बिकॉज मोदी कर है ही ऐसा प्लेटफॉर्म जो इतिहास बनाने के लिए हुआ है। हमारा तो 1 लाख 2-4 लाख 10-20-50 लाख का सपना हो सकता है, लेकिन कंपनी के ऑनर समीर मोदी साहब का जो सपना है वो 5,000 करोड़ की कंपनी बनाने का है। इसलिए कोई डाउट नहीं, प्लान पे कोई डाउट नहीं, समीर मोदी सर पे कोई डाउट नहीं, आपकी अपनी अपलाइन पे कोई डाउट नहीं, प्रोडक्ट पे कोई डाउट नहीं। बस विदाउट डाउट, मतलब माइंड को रखो, फोकस करो कि बस कामयाब होना है। सब कुछ जो कंपनी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हमारे लिए कर रही है, बात खत्म। और फिर देखना अल्टीमेट रिजल्ट मिलने लगेंगे। सो थैंक यू वेरी मच मनीष सर, आपने मुझे मौका दिया और मुझे बुलाया। ओवर टू मनीष सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वीरेंद्र।